प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स से, जो कि एक्टिव प्रकाशन से ली गई है। ठीक, एक्टिव प्रकाशन का पाठ नंबर 1, जो कि सेकेंड वाली फिजिक्स है, फिजिक्स नंबर दूसरी है, उसी का तीसरा वीडियो बना रहे हैं जी। पहले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, और दूसरे वीडियो में दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, और उसी का अब तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने लिया है कि गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होता है, इसे एक तरफ पालिश कर देते हैं। ठीक, जब इसके उभरे सतह पर पालिश की जाती है तो एक ऐसा दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे यह अवतल दर्पण है। ठीक, अब इसी में समझ लेते हैं दोनों कंडीशन। ठीक, यहीं पर इसका क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P होता है, और यहाँ पर मुख्य फोकस F होता है, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C होता है। ठीक, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। ठीक, अब जो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, एक C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और F से P तक की दूरी को मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, सभी दूरियां जो नापी जाती हैं, ठीक, इस दर्पण में जो सभी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। हमेशा इस दर्पण के जो बाएं तरफ, इस साइड में देखिए, बाएं तरफ की जितनी दूरियां होती हैं वह क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और जो इसके दाएं तरफ यानी कि इस साइड में जितनी दूरियां होती हैं वे प्लस होती हैं, यानी कि धनात्मक होती हैं। ठीक, तो इसमें दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, इसमें जो वस्तु रखी जाती है, वस्तु की दूरी को हम उसे दर्शाते हैं। वस्तु हमेशा बाएं तरफ से प्रकाश आपतित होती है। ठीक, बाएं तरफ से प्रकाश आपतित होती है, और जहाँ पर यहाँ देखिए इस वस्तु की दूरी नापेंगे तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखे हैं, यहाँ से वस्तु से यहाँ P तक की दूरी, P यहाँ पर है, P तक की दूरी नाप लेंगे तो दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर इधर जो वस्तु रहेगा वो धनात्मक रहेगा। तो हमेशा इसमें लिखेंगे हम 4-5 पॉइंट कि जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें क्या होता है कि समस्त प्रकाश किरणें दर्पण के बाएं साइड से, ठीक, या बाएं तरफ से डाली जाती हैं, और उसके बाद जितने भी इधर बाएं तरफ का मान होता है वह सब ऋणात्मक होता है, और इधर दाएं तरफ का जो मान होता है वह धनात्मक होता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट हम लिखेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट कि दर्पण पर प्रकाश किरणें, ठीक, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक, यही मैंने बताया था कि जो ये दर्पण है इसके जितनी भी किरण डाली जाएंगी सब बाएं तरफ से डाली जाएंगी। ठीक, इसी प्रकार दूसरा नियम इसका लिखिए, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर रखेंगे, इसके साथ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम दर्पण के ध्रुव से नाप लेंगे। क्या होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होती है U। ठीक, और उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमें दिखा रहा है कि आपतित किरण या फिर आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक, आपतित किरण की दिशा में एक किरण जा रही है, इस दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक, और उसके बाद आपतित किरण, अगला होगा कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, आपतित किरण इधर जा रहा है, इधर देखिए उधर जा रहा है, इसके विपरीत जब इधर आएंगे तो यह दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो अगले पॉइंट में लिखेंगे, आपतित प्रकाश किरणें के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक, फिर से एक बार, आपतित प्रकाश किरणें के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक, अगली पॉइंट में, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, ठीक, चाहे वस्तु हो
चाहे प्रतिबिंब हो, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जब होता है तब वह धनात्मक होता है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे होता है तब वह ऋणात्मक होता है। तो यही अगले पॉइंट में हमें लिखना है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक होती हैं। ठीक, और देखिए प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसके ऊपर जो इस वस्तु की लंबाई नापी जाती है इस मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है, और जो इसकी दूरी नापी जाती है वो इसके अनुदिश नापी जाती है। ठीक, और जो प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वह सीधा बनेगा और धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वह उल्टा होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इतना ही था इस वीडियो में। अब अगले हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, अगली हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण या दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। कैसे कैसे, देखिए इसके 3 नियम होते हैं। हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, ये हमारी हेडिंग है, जो कि इस ए वाली हेडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी हेडिंग को पढ़कर हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसके निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम क्या दर्शाता है, पहला नियम नंबर 1। ठीक, पहले नियम में कि दोनों दर्पण हम बना लेंगे। एक दर्पण ये होता है, इसका नाम क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक, और ये दूसरा दर्पण, इसका नाम उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें हम इसका अगर नाम देना चाहेंगे तो नाम भी दे सकते हैं। 2 नाम होते हैं, कौन कौन, एक अवतल और दूसरा ये क्या बोलते हैं, इसके एक सिरा का नाम रख देंगे M1 और एक सिरा का नाम M2। ये कौन सा दर्पण है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, और इधर भी एक सिरा का नाम M1, दूसरे सिरा का नाम M2 दे देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण बोला जाता है इसे। ठीक, अब इसमें देखिए ये हम जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ दर्पण का ध्रुव P होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस F होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होता है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया इसमें, ये क्या होगा, दर्पण का ध्रुव यहाँ पर P होगा, यहाँ पर फोकस होता है F और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। ठीक, इतना तो हम जानते हैं। अब हमें करना क्या है कि पहला नियम यही कहता है कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक, अगर देखिए उत्तल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ले जाते हैं। ठीक, यही पहला नियम है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ले जाते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, और इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो टकराने के बाद इधर इस दिशा में चली जाती है, लेकिन इसका कुछ भाग इसके मुख्य फोकस पर जाता है। यह पहला नियम है इसका। तो कैसे कहेंगे, पहले नियम की परिभाषा अवतल दर्पण के लिए देखिए, कहेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, इतना लिख देंगे। और इसमें उत्तल दर्पण में देखिए कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी का नियम नंबर दूसरा है। नियम नंबर 2 देखते हैं क्या है। इस किरण को मिटाएंगे हम। ठीक, दूसरा नियम, नियम नंबर 2। दूसरे नियम में क्या होता है कि देखिए अभी अभी मैंने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा भी है कि
कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अगर यही प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस से होकर लेके जाएं, ठीक, तो उसी का उल्टा है। ठीक, मुख्य फोकस से लेके जा रहे हैं तो टकराने के बाद यह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार इस पे अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य फोकस पर यहाँ से जा रही है, ठीक, जा रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन इसका कुछ भाग इसके मुख्य फोकस पर जाता है। यही हमारा द्वितीय नियम है। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, इसको हम कैसे लिखेंगे कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पे जा रही थी। इसमें देखिए अवतल दर्पण में और कहेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, और इसमें कि मुख्य फोकस पर या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत प्रकाश किरणें, ठीक, जाती हुई प्रतीत प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब अगली नियम नंबर तीसरे नियम में देखिए क्या है, इस हम किरण को मिटा देंगे। नियम नंबर तीसरा पढ़ेंगे। देखिए नियम नंबर तीसरे में क्या मिलता है हमें, नियम नंबर 3। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण अब इसके सी से होकर जाएगी। ठीक, तो सी से होकर जाएगी और टकराने के पश्चात सी से होकर चली आएगी। कि अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से देखिए चली, यहाँ वक्रता केंद्र से होती हुई गई, दर्पण से टकराई, फिर उसी मार्ग में वापस चली आई। और इसमें क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण, ठीक, कोई प्रकाश किरण अगर मान लीजिए यहाँ से चली दर्पण के वक्रता केंद्र के लिए, तो यहाँ से गई, ठीक, यहाँ से जाने के बाद टकराई, टकराने के बाद कुछ भाग इसका वक्रता केंद्र पर गया, लेकिन फिर से यहाँ से पूरा भाग इसका चला गया। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण में देखिए कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर, ठीक, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक, और इसमें कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इस प्रकार से यह तीनों नियम हो गया। ठीक, अब इन तीनों नियम के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो है प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब 6 बनता है, ठीक, और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब 2 बनता है। कुल मिला के कितने होते हैं, 8 प्रतिबिंब होते हैं। ठीक, 8 प्रतिबिंब होते हैं। उसी के 8 के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब अगले वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, आप लोग जोरों से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय भी बहुत कम है। इस समय बहुत कम है लॉकडाउन को लेकर, इसलिए कम समय बचा है हमारे पास। कम समय में पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।